नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों के हल्ला बोल की, संसद में चौतरफा गिरी मोदी सरकार की, देखेंगे निशांत के जेडीयू में एंट्री के ऐलान को, पड़ी सीमेंट के मुद्दे पर खड़गे की दो टूक को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे सामना में मोदी शाह पर लगे गंभीर आरोपों को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में बढ़ाई गई औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा, बजरंग दल और वीएचपी ने की है हटाने की मांग। कांग्रेस बोली ये राज्य में अशांति चाहते हैं। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, पक्ष में 62 तो विरोध में पड़े 156 मत। सीएम एमके स्टालिन बोले खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोग हंसेंगे। बिहार विधानसभा में अपराध को लेकर विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। आरजेडी ने कहा बिहार में कानून का राज समाप्त, सत्ता में बैठे लोग ही अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पेश किया बजट, 6 बड़े प्रस्ताव, स्टार्टअप्स के लिए 2000 करोड़ का फंड। बोले हरियाणा का भविष्य साक्षर बनाने के लिए करेंगे काम। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस जॉय माल्या बागची बने सुप्रीम कोर्ट के जज। सीजेआई संजीव खन्ना ने न्यायाधीश के रूप में दिलाई शपथ, 2031 में बन सकते हैं चीफ जस्टिस। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब मोदी सरकार के लिए बिल को संसद में पेश करने को लेकर कई सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अब मुस्लिम संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आज यानी मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जहां हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर मुसलमानों ने बिल का न केवल विरोध किया, बल्कि मोदी सरकार पर वक्फ की जमीन को हड़पने का भी आरोप लगाया। बता दें, इस प्रदर्शन में जमीयत उलेमाए हिंद और जमात इस्लामी जैसे मुस्लिम संगठनों के साथ ही AIMIM प्रमुख ओवैसी ने भी हिस्सा लिया और बिल को बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा, नहीं, हमारा काम विरोध करना है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए। प्रदर्शन पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी मोदी सरकार की आलोचना की, साथ ही मुस्लिम समुदाय के समर्थन का आश्वासन भी दिया। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब केंद्र सरकार को संसद के इसी बजट सत्र में बिल को पेश करने की तैयारी कर ली गई है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों का इसके खिलाफ जाना बीजेपी को संकट में डाल रहा है। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आजमी ने कहा, हमारे सभी मजहबी मामलों में हिफाजत की जिम्मेदारी का भारत संविधान देता है। जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए वक्फ की हिफाजत भी जरूरी है। उधर बिल के विरोध पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, ये देश कानून से चलता है। वहीं वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, ये एक राजनीतिक विरोध है। अधिनियम अभी तक पेश नहीं किया गया, हमने केवल अपनी 428 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। संशोधन विधेयक लाया गया है, विधेयक पारित होने के बाद उन्हें कुछ भी कहना चाहिए। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इस मुद्दे पर हो रही राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी पार्टी के अरविंद सावंत जी इस पर चर्चा करने वाली समिति का हिस्सा थे। पार्टी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना जारी रखेगी। ऐसे में बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों के साथ ही पक्ष विपक्ष के बीच भी घमासान मच गया है। इन हालातों में देखना दिलचस्प होगा कि इस पर आगे क्या फैसला आता है। वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और राजनीति तेज होती जा रही है, तो वहीं संसद के अंदर भी तमाम मुद्दों पर बवाल मचा हुआ है। मोदी सरकार पर विपक्ष के चौतरफा हमले जारी। इसी कड़ी में विपक्ष ने वोटर लिस्ट, मणिपुर हिंसा पर चर्चा और रेल टिकट के किराए मुद्दे पर सरकार को घेरा। देखिए इस रिपोर्ट में। होली की लंबी छुट्टी के बाद संसद के बजट सत्र के चौथे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, जहां विपक्ष ने चारों तरफ से हमला बोलते हुए मोदी सरकार से तीखे सवाल किए। पिछले 3 दिनों की तरह ही आज भी दक्षिण भारत के ट्राई लैंग्वेज के मुद्दे पर घमासान देखने को मिला। साथ ही विपक्ष ने नए दिन के साथ मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग और चुनाव में धांधली को लेकर वोटर लिस्ट पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। बता दें, इस वक्त देश भर में वोटर लिस्ट का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने का फैसला किया। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक सदन में चर्चा की बात नहीं की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था, जिस पर विपक्ष अड़ा हुआ है। इसके साथ ही 3 भाषा विवाद पर जारी घमासान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद के पहले दिन से इस मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर भी सरकार पर आरोप लगा रहा है। याद हो, बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने गुजरात में भारत पाक बॉर्डर पर अडानी ग्रुप के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाने पर सवाल उठाए थे, जिस पर कांग्रेस ने इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी सदन में बवाल मचना तय माना जा रहा है।
बता दें, इस सत्र के सबसे बड़े मुद्दों में मणिपुर हिंसा पर चर्चा, वक्फ संशोधन बिल, ट्रायल लैंग्वेज नीति, वोटर लिस्ट के साथ अमेरिकी टैरिफ पर मोदी सरकार से सवाल करना शामिल है, जिससे सरकार चौतरफा घिरती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में सरकार सवालों का जवाब दे पाती है या फिर सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहेगा। संसद के साथ ही बिहार की राजनीति में भी हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जल्द ही राजनीति में कदम रखने की चर्चाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। होली के बाद पटना में जेडीयू के पोस्टर ने इस अटकल को और हवा दे दी है। इस बीच जेडीयू की तरफ से बड़ा ऐलान भी कर दिया गया, जिसने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। तो क्या है जेडीयू की प्लानिंग, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। हर किसी की निगाहें इस वक्त नीतीश कुमार की आगे की सियासत पर टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ी प्लानिंग में लगे हुए हैं, जिसके बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि निशांत कुमार अप्रैल की 15 तारीख को खरमास समाप्त होने के बाद किसी भी दिन आधिकारिक तौर पर जेडीयू की सदस्यता ले सकते हैं। जेडीयू के इस प्लान ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी है, साथ ही बीजेपी की टेंशन भी तेज कर दी है। पटना के वीरचंद पटेल पथ को राज्य की राजनीतिक गतिविधियों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ लगे पोस्टर अक्सर लोगों का ध्यान खींचते हैं और उनके सियासी संदेश भी खास होते हैं। इन पोस्टर्स से राज्य की राजनीति का मिजाज हो रहे बदलावों का संकेत मिल जाता है। होली के अगले दिन ऐसा ही एक पोस्टर जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाया गया और पोस्टर पर लिखा है, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। इन पोस्टर्स ने बिहार की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। गौर करने वाली बात है कि इन पोस्टर्स की टाइमिंग भी बेहद खास है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के इन पोस्टर्स के बाद फिर चर्चाएं तेज हो गई है कि निशांत कुमार राजनीति में कदम रखने वाले हैं। दरअसल 15 फरवरी को सीएम हाउस में होली मिलन समारोह का आयोजन था। आयोजन नीतीश कुमार का था, लेकिन उसके केंद्र में उनके बेटे निशांत कुमार को देखा गया। जेडीयू में शामिल होने की खबरों के बीच निशांत जेडीयू के सीनियर नेताओं के साथ गलबहिया करते दिखे। बता दें, जेडीयू के किसी सामाजिक कार्यक्रम की उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। निशांत विजय कुमार चौधरी और संजय झा के साथ एक फ्रेम में दिखाई दिए। ऐसे में पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि निशांत की एंट्री लगभग तय है, बस अब केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी। वहीं निशांत की एंट्री को लेकर जेडीयू नेताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर अब बिहार की सियासत में सत्ता का पावर सेंटर बदलने की कवायद तेज हो गई है। साथ ही बीजेपी की टेंशन भी बढ़ गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि निशांत की एंट्री को लेकर तस्वीर कब तक क्लियर होगी। परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिणी राज्यों में विवाद बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु से उठी आवाज धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी तेज होती दिखाई दे रही है। पहले ही एमके स्टालिन इस मुद्दे पर मोदी सरकार को सीधा ललकार रहे। इस बीच अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता की अपील कर दी है। तो कैसे परिसीमन के मुद्दे पर चौतरफा घिरी बीजेपी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपनी राजनीतिक आवाज, संघीय स्वायत्ता और आर्थिक योगदान सुरक्षित रखने की खातिर दक्षिणी राज्य परिसीमन की कवायद के खिलाफ जी जान लगाकर उतर गए हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी शाह पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि दक्षिणी राज्यों के साथ परिसीमन अन्याय है। बीते दिन पूर्व मंत्री दिवंगत के.एच. पाटिल के शताब्दी समारोह में उन्होंने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की योजना बनाई जा रही है। इसके जरिए दक्षिण भारत में संसदीय और विधानसभा सीटों की संख्या कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उत्तरी राज्यों में प्रतिनिधित्व 30% तक बढ़ने की उम्मीद है। ऐसी खबरें सामने आ रही। हमें इंतजार करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये अन्याय होगा। हमें इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए खड़गे ने शिक्षा पर कथित रूप से कम जोर दिए जाने और शैक्षणिक संस्थानों में बड़ी संख्या में रिक्तियों पर चिंता जाहिर की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार सहकारी संघ की बात करती है। अगर सहकारी संघवाद है तो लोगों को उनके हक का पैसा क्यों नहीं मिल रहा? कर्नाटक में सहकारी समितियों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से उचित धन नहीं मिल रहा। इसमें 58% की कमी आई है। इस तरह परिसीमन मुद्दे पर खड़गे ने सीधे सीधे केंद्र का हस्तक्षेप करार दिया। बताते चले, अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की तरफ से बुलाई गई बैठक में राज्य के सभी नेताओं के आगे होने वाली परिसीमन की कवायद को अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता पर सोचा समझा हमला करार दिया और इसके खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, तेलंगाना के के.एन. रेड्डी और के.एल. के पिनराई विजयन इस मुद्दे पर सीधे मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। विपक्ष से लेकर आम जनता तक बीजेपी पर विभाजन की राजनीति के आरोप लगाता रहा है, जिसके कई सारे उदाहरण सामने आ चुके हैं। इस बीच एक बार फिर से पीएम मोदी और अमित शाह समेत पूरी पार्टी पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिसकी इस वक्त चर्चाएं जोरों पर है। तो सामना के किस लेख पर मचा बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में।
शिवसेना उद्धव के मुखपत्र सामना में पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल मुखपत्र में लिखा गया है कि मोदी शाह का राज एक दिन जाएगा, लेकिन जाते जाते वो देश को 2 टुकड़ों में बांट कर जाएगा। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए लिखा कि पिछले 10 सालों में भारत में हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र बन गए हैं। ये माहौल बंटवारे जैसा है। शिवाजी के इतिहास को बदलना, हिंदू मुसलमानों के लिए अलग दुकानों की मांग करना, ये सब भयावह स्थिति को दर्शाती है। ये सब एक सोची समझी साजिश है जो भारत को हिंदू पाकिस्तान की तरफ धकेल रही है। सामने में आगे लिखा गया, देश में आज जो सांप्रदायिक और धार्मिक नफरत बढ़ी है, वो बंटवारे से पहले भी इस तरह दिखाई दे रही थी। आज यहाँ के कुछ हिंदू नेता जिन्ना की भूमिका में आ गए। ये देश के लिए खतरनाक है। इसके अलावा सामना मुखपत्र में मध्य प्रदेश के महू में हुए दंगों का भी जिक्र किया गया, जहां भारत की जीत का जश्न मनाते हुए कई जगहों पर बीजेपी समर्थकों ने मोर्चे निकाले। इसको लेकर कहा गया कि मोर्चा रात के समय जानबूझकर मस्जिदों के सामने से निकाला गया और वहां शोरगुल मचाने, जोर जोर से गाने बजाने, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करने जैसी घटनाएं शुरू हुई। ये जश्न का कोई तरीका नहीं। वहीं बीजेपी पर सीधे हमला बोलते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, ये जहर फैलाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो भारत के हिंदू पाकिस्तान बनने की गति और तेज हो जाएगी। इस तरह सामना लेख में मोदी शाह को लेकर किए खुलासे ने महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजियों को तेज कर दिया। बीजेपी ने सामना में हुए खुलासे पर शिवसेना उद्धव गुट को आड़े हाथ लेते हुए इसे नकार दिया। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यह आज सामना को बर्दाश्त नहीं हो रही। इस तरह मुखपत्र में कई सारे खुलासों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।